हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, कराची शिपयार्ड में चीनी पनडुब्बी का निर्माण कर रहा पाकिस्तान। सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई भारत की बहुत बड़ी टेंशन। बताएंगे कैसे पाकिस्तान अपनी नौसेना को चीन और तुर्की की मदद से कर रहा है तेजी से अपग्रेड, और कैसे है ये भारत के लिए टेंशन भरी खबर। दोस्तों लगे हाथों आपको बताएंगे। जैसे ही चीन को पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओमान के दौरे पर जाने वाले हैं, वैसे ही दोस्तों ओमान को लेकर ओमान में नौसैनिक अड्डा को लेकर चीन ने बड़ा फैसला ले लिया। दोस्तों बताएंगे कैसे नकलची बंदर बना चाइना। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन की पीठ में भी जिनपिंग ने घोंप दिया खंजर। नक्शे में रूसी इलाके को बता दिया अपना, जमीन दबोचने लगे रशिया की जमीन। दोस्तों तो वहीं आपको बताएंगे आखिरकार इजरायली प्रधानमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को फोन क्यों लगाया, आखिर किस मुद्दे पर हुई बात। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी का बड़ा दावा, कहा भारत ने अमेरिका को दिया बेस्ट ऑफर। क्या ट्रेड डील पर बन गई बात, कैसे छटपटा रहा अमेरिका भारत के साथ संबंध को अब सुधारने को लेकर, जिसके बाद दोस्तों क्या भारत में अमेरिकी सोयाबीन बेचने की इजाजत मिल सकती है। वहीं अमेरिका ने भारतीयों के लिए, भारत के लिए रास्ता बंद करने की थी कोशिश। अब दोस्तों दुनिया के बाकी इन देशों ने कर दिया भारत को लेकर, भारतीयों को लेकर बड़ा ऐलान, कह दिया हमारे देश आओ भारत। एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि 2014 के बाद से ये भारत, जो कि नया भारत है, वो किसी की भी नहीं सुनने वाला और अपनी प्रगति के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, और साथ ही साथ भारत के खिलाफ दुश्मन कितनी भी चालें चल ले, भारत हर एक चाल को नाकाम करने में अब पूर्ण रूप से सक्षम हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली महत्वपूर्ण खबर की, जहां कराची शिपयार्ड में चीनी पनडुब्बी का निर्माण कर रहा है दोस्तों पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान तेजी से अपनी नौसेना को अपग्रेड कर रहा है। इसमें उसकी मदद कोई और नहीं बल्कि चीन और तुर्की कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह की एक सैटेलाइट तस्वीर ने इसकी पुष्टि भी की है। इस तस्वीर में कराची शिपयार्ड में चीन की हंगोर क्लास पनडुब्बी का निर्माण कार्य को देखा गया है। पाकिस्तान इसे चीनी मूल की पनडुब्बी का निर्माण अपनी नौसेना के लिए कर रहा है। ये AIP सिस्टम से लैस पनडुब्बी है, जो लंबे समय तक पानी के नीचे रहकर मिशन को अंजाम दे सकती है। ऐसे में भारत के लिए इस पनडुब्बी को डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटरेस्पा की एक पोस्ट के मुताबिक कराची शिपयार्ड की तस्वीरों में मेन कंस्ट्रक्शन हॉल के सामने एक नया इन्फ्लेटेबल हैंगर दिख रहा है, जहां पाकिस्तान अपनी हंगोर क्लास सबमरीन बना रहा है। ये स्ट्रक्चर दोस्तों चल रहे काम में मदद कर सकता है और शायद बिल्ड साइकिल में काफी प्रोग्रेस का संकेत दे सकता है। ये पाकिस्तानी नौसेना का एक प्रमुख शिपयार्ड भी है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर पनडुब्बियों की मरम्मत और ओवरहॉल के लिए किया जाता है। यह शिपयार्ड कराची बंदरगाह पर स्थित है। दोस्तों पाकिस्तान ने चीन से 8 हंगोर क्लास पनडुब्बियों की खरीद की है। ये चीन की टाइप 039 युवान श्रेणी का निर्यात संस्करण है, जिसे 1971 के युद्ध में INS खुकरी को डुबाने वाली PNS हंगोर के नाम पर रखा गया है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP सिस्टम से लैस है, जिससे ये पानी के नीचे लंबे समय तक रह सकती है। ये पनडुब्बी टॉर्पीडो और बाबर 3 जैसी मिसाइलों से लैस है। दोस्तों हंगोर क्लास पनडुब्बी में अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं, जो विभिन्न खतरों का सामना करने में सक्षम है। वहीं अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर ओमान में भारत के अलावा क्या चीन भी बनाएगा नौसैनिक अड्डा। मोदी के दौरे से पहले मध्यपुर में हलचल हो गई तेज। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिसंबर के मध्य में ओमान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे को मध्यपुर में भारत की रणनीतिक जरूरतों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। संभावना है कि इस दौरान भारत और ओमान के बीच कई बड़े समझौते हो सकते हैं। ओमान मध्य पूर्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके भारत के साथ मजबूत रक्षा संबंध। ऐसी भी खबरें हैं कि ओमान ने भारत को अपनी नौसैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बंदरगाह भी दे दिया है। दोस्तों हालांकि ऐसी भी चर्चा है कि चीन भी ओमान में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इससे न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका की भी चिंता बढ़ सकती है। दोस्तों ओमान में चीन का कोई आधिकारिक नौसैनिक अड्डा नहीं है, लेकिन उसने इसकी मांग कर डाली है। चीन की नजर ओमान के डूकम बंदरगाह पर है, क्योंकि इससे जुड़े इंडस्ट्रियल जोन में चीन का काफी इन्वेस्टमेंट है। इससे अमेरिका की टेंशन जरूर बढ़ जाएगी। चीनी नौसैनिक पोत एंटी पायरेसी और दूसरी एक्टिविटीज के लिए अक्सर
अक्सर ओमान आते रहते हैं। ये पोत ओमानी बंदरगाह पर ठहरते हैं और जरूरी रीच सप्लाई लेकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन उनका कोई आधिकारिक नौसैनिक अड्डा ओमान में नहीं है। ओमान के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी रणनीतिक निवेशों पर आधारित है। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोले तो BRI को ओमान के विजन 2040 के साथ जोड़ती है। इसके अलावा ये ओमान को चीन की क्षेत्रीय आर्थिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करती है। ये साझेदारी, इस साझेदारी के केंद्र में चीन ओमान बोले तो दुकम औद्योगिक पार्क है। ये एक 10.7 अरब डॉलर का मेगा परियोजना है, जिसे ओमान वानफांग यानी एक चीनी कंसोर्टियम और दुकम के विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के बीच 50 साल के पट्टे समझौते के माध्यम से स्थापित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें चीन के लिए ओमान काफी महत्वपूर्ण भी है। क्यों? दरअसल अरब सागर पर ओमान की रणनीतिक स्थिति इसे चीन की रणनीति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यह चीन को मध्य पूर्व में एक संभावित रसद और आपूर्ति केंद्र प्रदान कर सकता है, जो खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक प्रभुत्व के प्रति कम संवेदनशील है। हालांकि ओमान ने चीन को सैन्य पहुंच प्रदान नहीं की है, लेकिन चीनी निवेश से पता चलता है कि बीजिंग इसे अपनी दीर्घकालिक नौसैनिक रणनीति का अभिन्न अंग मानता है। दोस्तों, यानी इसको अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ओमान में चीन द्वारा नौसैनिक अड्डा बनाने की संभावना भारत के लिए रणनीतिक खतरा पैदा कर सकती है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का हिस्सा माना जाता है, जो भारत को घेरने का प्रयास करता है। दोस्तों, हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बी और जहाजों की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, जो भारत के व्यापार मार्गों को असुरक्षित बना देगी। ऐसे में भारत ओमान संबंध काफी मजबूत है, लेकिन चीन के BRI निवेश से ओमान का झुकाव भी बदल सकता है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। चीन भी ये कदम तब उठाने जा रहा है, ये फैसला तब ले रहा है जब उसको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य दिसंबर में ओमान के दौरे पर जाने वाले हैं। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक चीज तो है, चाहे चाइना सुपर पावर कंट्री क्यों ना हो, लेकिन वो आज भी भारत की देखा देखी करता है। जी हाँ, और 2014 के बाद से तो काफी ज्यादा नकलची बंदर बन बैठा है चाइना। अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां पर वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चाइना पुतिन की पीठ में घोंपने लगा खंजर। दबोच ने रशिया की जमीन नक्शे में रूसी इलाके को बता दिया जिनपिंग ने अपना। जी हां, चीन अक्सर भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता रहता है, यहाँ तक कि उसने अपने नक्शे में भी अरुणाचल को शामिल किया है। लेकिन उसकी इस कब्जे वाली नीति से सिर्फ भारत ही नहीं दोस्तों, बल्कि अब रशिया के लिए भी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। दरअसल चीन ने रूस के कुछ इलाकों को अपने नक्शे में दिखा दिया है, जिसको लेकर फिर से एक नई बहस शुरू हो गई है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे लंबी सीमा पर चीनी अतिक्रमण की आशंका तेज हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि बीजिंग और मॉस्को ग्लोबल मंच पर असीमित साझेदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से रिश्ते उतने सरल नहीं हैं जितने नजर आते हैं। दोस्तों, 2023 में चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने नए आधिकारिक नक्शों में रूस के कुछ शहरों जैसे कि व्लादिवोस्तोक को उनके चीनी नामों से दिखाने का आदेश दिया। इसके अलावा अमूर और उज्जूरी नदियों के बीच स्थित वह विवादित द्वीप जिस पर 2008 में समझौता हो गया था, उसे चीन ने नक्शे में पूरे तरीके से अपना क्षेत्र दिखा दिया। सीमा के दोनों ओर चीनी किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने और लंबे समय की लीज लेने की घटनाएं भी रशिया की बेचैनी बढ़ा रही है। इसी बीच चीन के राष्ट्रवादी खुले तौर पर 19वीं सदी में किंग राजवंश द्वारा रशिया को जबरन सौंपे गए क्षेत्रों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजिंग ने इन मांगों की पुष्टि नहीं की है। दोस्तों, चीन इन बदलावों को कम महत्व देता है और कहता है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उसका रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है। जून में तियानमेन स्क्वायर में हुई वी डे परेड में पुतिन को शी जिनपिंग के ठीक बगल में सम्मानित स्थान दिया गया था, जो दोनों देशों की सार्वजनिक दोस्ती को दर्शाता है। यूक्रेन पर रशिया के फुल स्केल आक्रमण और भारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद चीन उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बनकर उभरा। चीन आज रशिया का नंबर 1 गैस और तेल खरीदार है। इसके चलते रूस की वॉर इकोनॉमी चलती रही है। बदले में रूस को चीन के साथ रिकॉर्ड स्तर का व्यापार मिला है और उसने स्विफ्ट के विकल्प के तौर पर चीनी युआन को अपनाया। दोस्तों, ऐसे में रशिया में एक चिंता तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है कि कहीं वो चीन की तुलना में जूनियर पार्टनर न बन जाए। क्रेमलिन से जुड़े कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में उल्टा भी पड़ सकता है। अब ऐसे में चीन के द्वारा रशिया के कुछ इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया जाना वाकई में पुतिन के लिए टेंशन की खबर है। लेकिन इससे एक चीज तो क्लियर है कि चाइना किसी का दोस्त नहीं बन सकता, वो सिर्फ मतलब के लिए दोस्ती करता है। बाकी रियलिटी आप लोगों के सामने ही है। दोस्तों, आपकी जो भी इस पर राय हो बताना मत भूलेगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां
इजरायली प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी जी से फोन पर की बातचीत, भारत ने गाजा पीस प्लान का कर दिया समर्थन। जी हाँ, आपको बता दें इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत इजरायली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में लगातार हो रही प्रगति पर खुशी जाहिर की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्यायपूर्ण और अस्थायी शांति हासिल करने के प्रयासों के लिए नई दिल्ली के समर्थन को दोहराया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना को शीघ्र लागू करना भी शामिल है। उन्होंने संघर्षों के समाधान के लिए संवाद, कूटनीति और शांतिपूर्ण तरीके को भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति के रूप में रेखांकित किया। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद की हर रूप में कड़ी निंदा की और आतंकवाद के प्रति अपनी साझा जीरो टॉलरेंस नीति को फिर से रिपीट किया, फिर से दोहराया। पीएम मोदी जी और नेतन्याहू के बीच हुई फोन कॉल पर दोनों नेताओं ने आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को भी दोहराया है। इसके अलावा दोनों ने पश्चिमी एशिया के हालातों को लेकर भी चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्षेत्र में अस्थायी शांति की कोशिशों के लिए भारत के समर्थन को भी दोहराया, जिसमें गाजा पीस प्लान को जल्द से जल्द लागू करना भी शामिल है। दोस्तों वहीं बता दें, क्या ट्रेड डील पर अमेरिका के साथ बन गई भारत की बात? ट्रंप के अधिकारी का सबसे बड़ा दावा, भारत ने अमेरिका को दिया बेस्ट ऑफर। बता दें कि कैसे छटपटा रहा अमेरिका। दोस्तों अमेरिका के चीफ ट्रेड निगोशिएटर ने कह दिया कि भारत को मनाना लोहे के चने चबाने जैसा मगर ऑफर बेस्ट दिया है। दरअसल अमेरिका भारत से दोस्ती के लिए कैसे छटपटा रहा है वो आप इस खबर से पता लगा पाएंगे। दोस्तों एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय चावल पर डंपिंग का आरोप लगाकर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, तो ठीक उसी वक्त उनके अपने चीफ ट्रेड नेगोशिएटर जेमिसन ग्रीर सीनेट में भारत की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत को मनाना लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन हमें अब तक का बेस्ट ऑफर मिला है। जी हां, पूर्व विदेश सचिव और दिग्गज कूटनीतिज्ञ कमल सिब्बल ने अमेरिका के इस गुड कॉप बैड कॉप वाले खेल को पकड़ लिया। उन्होंने कह दिया कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में एक गहरा डिस्कनेक्ट है जो जानबूझकर भारत अमेरिका रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। जी हां, बुधवार को जब अमेरिकी अधिकारी नई दिल्ली में 2 दिवसीय व्यापार वार्ता शुरू कर रहे थे, ठीक उसी समय वॉशिंगटन डीसी में यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि अमेरिका को भारत से अब तक का सबसे बेहतरीन ऑफर मिला है। हालांकि अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर भारत के कड़े रुख का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी माना कि भारत को मनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। इनके बयान के बाद दोस्तों कयास या अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि क्या भारत में अमेरिकी सोयाबीन बेचने की इजाजत मिल पाएगी। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी किसानों को भारत के बाजारों तक ज्यादा पहुंच मिले, इसके लिए बातचीत की जा रही है। खासकर ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए घरेलू मार्केट खोलने पर चर्चाएं हो रही हैं। ग्रीयर ने बताया कि अमेरिकी बातचीत टीम इस समय नई दिल्ली में है और कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रही है। भारत कुछ फसलों के मामले में सावधानी बरत रहा है, लेकिन इस बार भारत ने अपनी ओर से बाजार खोलने में दिलचस्पी दिखाई है। ग्रीयर के मुताबिक भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए एक बड़ा और नया बाजार बन सकता है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिकी किसानों पर चीन की मांग घटने का असर पड़ रहा है और बड़ी मात्रा में अनाज स्टॉक में पड़ा है। वाकई में दोस्तों अमेरिकी टीम का भारत दौरा काफी ज्यादा मायने रखता है। देखते आने वाले समय में क्या डिसीजन लिया जाता है भारत अमेरिका बाजारों को लेकर और क्या ट्रेड डील पर बन जाएगी बात, ये देखने वाली जानकारी रहेगी। क्या है आपकी इस पर राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें जब अमेरिका ने बंद किए दरवाजे, जो कि अब तक दरवाजे बंद है, तो दुनिया के इन देशों ने कर दिया बड़ा ऐलान, कह दिया भारतीय आ जाओ। दरअसल दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिका में प्रवेश करना मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा कनाडा और दूसरे विकसित देश भी भारतीयों की बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ अलग अलग तरह के कदम उठा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण इन देशों में बढ़ता राष्ट्रवाद और पॉलिटिकल प्रेशर है। इस कारण ये देश वीजा नियमों को कड़ा कर रहे हैं। हाल के वर्षों में कई देशों ने इमिग्रेशन कानूनों में बदलाव किए हैं, जिससे भारतीयों के लिए वहां एंट्री करना मुश्किल हो गया है। हालांकि रशिया, जापान और कई दूसरी पुरानी या लेबर शॉर्ट इकोनॉमी भारतीय वर्कर्स के लिए तेजी से अपने दरवाजे खोल रही है। विकसित देशों की एडवांस्ड इकोनॉमी घटती बर्थ रेट, काम करने की उम्र वाली आबादी में कमी और बढ़ते डिपेंडेंसी रेशियो का सामना कर रही है। वहीं भारत हर साल अपने जॉब मार्केट में लाखों वर्कर्स को जोड़ रहा है। घरेलू एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ मजबूत है, फिर भी वो सभी वर्कर्स को उनकी चाह के मुताबिक नौकरियां नहीं दे पा रही है। यही डेमोग्राफी असमानता भारतीय वर्कर को विदेश जाने पर मजबूर करती है, ताकि वो बेहतर भविष्य के लिए रोजगार को
पा सके और उन देशों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसे में रशिया और जापान जैसे देश दोस्तों कह रहे हैं कि भारतीय हमारे देश में आए और यहाँ पर कार्य करें। रशिया की तरह जापान डेमोग्राफिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन पारंपरिक रूप से बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन को लेकर सतर्क रहा है। अब हाल के सालों में ये रुख नरम पड़ता दिखाई दिया है। दोस्तों भारत जापान आपस में बहुत बड़े सहयोग में बड़ी कामयाबी हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। तो उधर आपको बता दें तो क्या मुनीर और शरीफ ने बेच दिया बलूचिस्तान? अमेरिका ने पाकिस्तान को यूं ही नहीं दिए 1.25 अरब डॉलर। क्या है अंदरूनी खेल आपको बता दें। पड़ोसी देश पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन इन दिनों मेहरबान है। दोस्तों ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के अंदर रिकॉर्ड डिग खनिज परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए 1.25 अरब अमेरिकी डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास की कार्यवाहक प्रभारी नताली ए बेकर ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए इसकी जानकारी दी और कह दिया है कि अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्जिम ने रिकॉर्ड डिग प्रोजेक्ट में जरूरी मिनरल्स की माइनिंग में मदद कर दी। माइनिंग में मदद के लिए 1.25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इसे दोनों देशों के लिए विन विन अरेंजमेंट बताया है। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी सरकार की नजर पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत के गर्भ में छिपे रेयर मिनरल्स पर है, जो और इसीलिए अमेरिका एक्जिम बैंक ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी मदद दी है। माना जाता है कि रिकॉर्ड डिग खदान में दुनिया के सबसे बड़े बिना डेवलप सोना और तांबे के भंडार है। अरब न्यूज के मुताबिक एक बार चालू होने के बाद रिकॉर्ड डिग प्रोजेक्ट से पहले साल में 2.8 अरब डॉलर का निर्यात क्षमता पैदा होने की उम्मीद है। दोस्तों वहीं आपको बता दें शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने भर दी हुंकार, हर डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाएगा बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। यूनुस सरकार ने कह दिया है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के लिए अपने राजनयिक प्रयास जारी रखेगी। हसीना पिछले साल अगस्त में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद उसे भारत में रह रही है। बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम भारत को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें ढाका वापस भेजा जाए। हसीना पर बांग्लादेश में कई गंभीर आरोप है और उन्हें कई मामलों में सजा भी सुनाई गई है। हालांकि तौहीद ने यह भी माना है कि हसीना की वापसी पूरे तरीके से भारत के फैसले पर निर्भर करती है। यह बयान विदेश मंत्री जयशंकर जी की हालिया टिप्पणी के बाद आया है। तौहीद हुसैन ने स्वीकार किया है कि अंतिम निर्णय नई दिल्ली के हाथ में। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से भारत को मनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शनिवार को इस मुद्दे पर बात की थी। जयशंकर जी ने कहा था कि हसीना कुछ खास परिस्थितियों में भारत आई थी। वो परिस्थिति स्पष्ट रूप से इस बात का एक कारक है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। जयशंकर जी ने यह भी कहा था कि आगे का फैसला हसीना को खुद लेना होगा। बांग्लादेश सरकार अब कूटनीतिक रास्तों के जरिए दबाव बनाने की तैयारी में है। दोस्तों लेकिन वहीं जानकारी ये भी है कि किसी तीसरे देश में जा सकती है शेख हसीना। जी हाँ, मीडिया में ऐसी खबरें थी कि हसीना किसी तीसरे देश में शरण ले सकती है। तौहीद ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अटकलें लगाई जा रही है कि भारत को अगर शेख हसीना को वापस भेजना भी पड़ा तो शेख हसीना किसी अन्य देश भी जा सकती हैं। दोस्तों हालांकि भारत इतनी आसानी से शेख हसीना को वापस नहीं करने वाला या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेजने वाला, क्योंकि भारत को भी पता है कि शेख हसीना ही एक वो कड़ी है जिनकी वजह से बांग्लादेश और भारत के संबंध बेहतर हो सकते हैं। ऐसे में शेख हसीना पर कोई भी रिस्क नहीं उठा सकता अपना भारत। आपकी जो भी इस पर राय हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें बांग्लादेश के पास वेतन देने तक के पैसे नहीं है, लेकिन यूनुस की अकड़ ढीली नहीं हो रही। कर्मचारियों ने मोहम्मद यूनुस के वित्त सलाहकार को ही बना लिया बंधक। दोस्तों बांग्लादेश के वित्त सलाहकार डॉक्टर सलाहुद्दीन अहमद को बुधवार दोपहर उनके कार्यालय में ही बंधक बना लिया गया। विभिन्न मंत्रालय और विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को नजरअंदाज करने के बदले उन्हें बंद कर दिया। सचिवालय की चौथी मंजिल पर प्रदर्शन किया और सलाहकार के कार्यालय के बाहर नाकाबंदी कर दी। कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सभी स्टाफ को 20% भत्ता दिया जाए। दोस्तों ये घटना अंतरिम सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों के बढ़ते असंतोष को दर्शाती है। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून ने इस रिपोर्ट को जारी किया। बांग्लादेश सचिवालय अधिकारी एवं कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक गुट के अध्यक्ष बदी उल कबीर ने इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने ढाका ट्रिब्यून से कहा कि हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक सरकार गजट अधिसूचना जारी नहीं करती। परिषद के महासचिव निजाम उद्दीन अहमद ने सलाहकार को ज्ञापन सौंपा था। दोस्तों वहीं आपको बता दें
चीन के साथ नया ब्लॉक बनाने की तैयारी में पाकिस्तान। भारत के खिलाफ क्या है ये नई साजिश? दरअसल दक्षिण एशिया में इस समय बड़ा भू राजनीतिक बदलाव हो रहा है और इसके केंद्र में है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है जो क्षेत्रीय गठबंधनों को बदल सकता है, भारत की लंबे समय से बनी क्षेत्रीय बढ़त को चुनौती दे सकता है और दक्षिण एशियाई सहयोग का नक्शा दोबारा खींच सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई देश ऐसा समूह ज्वाइन करने का जोखिम लेगा जिसमें भारत शामिल ना हो और जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विरोध करता हो? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पिछले हफ्ते संकेत दिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन की बढ़ती त्रिपक्षीय पहल में दक्षिण एशिया के अन्य क्षेत्रों देशों को भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, उन्होंने इसे वेरिएबल जियोमेट्री प्रकार का सहयोग बताया, यानी तकनीक, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास पर लचीली साझेदारी। मूल रूप से नया समूह का आइडिया एक नए सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जैसा है, लेकिन ऐसा सार्क जिसमें भारत नहीं होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद सहयोग करना है, टकराव बढ़ाना नहीं, लेकिन इस कूटनीतिक भाषा के पीछे एक कड़वी राजनीतिक सच्चाई भी छिपी हुई है। तो वहीं आपको बता दें, संसद में अमित शाह जी और राहुल गांधी में तीखी बहस देखने को मिली दोस्तों, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया, मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा, कोई और नहीं। जी हां, संसद के शीतकालीन सत्र में कल का दिन सबसे गर्मा गर्म बना रहा, जब मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण यानी SIR और कथित वोट चोरी पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह जी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार SIR को वोट चोरी का औजार बताते हुए सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। वहीं अमित शाह जी ने अपने तीखे जवाबों से उनके आरोपों को ध्वस्त करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे भाषण का क्रम क्या होगा, वक्ता होने के नाते ये मैं तय करूंगा, कोई और व्यक्ति इसके लिए मुझे डिक्टेट नहीं कर सकता। जी हां, असल में SIR और कथित वोट चोरी पर पिछले 2 दिनों से लोकसभा में चल रही चर्चा का अमित शाह जी जवाब दे रहे थे। वे राहुल गांधी की ओर से पूर्व में लगाए जा चुके आरोपों का एक एक करके झूठा साबित करने लगे। तर्कों के साथ दिए जा रहे उनके जवाबों से राहुल गांधी बौखला गए। वे अमित शाह जी के भाषण के बीच में बार बार खड़े होकर मांग करने लगे कि गृह मंत्री पहले उनके सवालों का क्रमवार जवाब दे, जिसके बाद अमित शाह जी ने कह दिया कि मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा, आप नहीं बताएंगे कि मुझे किस मुद्दे पर कब बोलना है। अमित शाह जी के इतना कहते ही सदन में शोर बढ़ गया। विपक्ष ने जहां शाह के तंज पर कड़ी आपत्ति जताई, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से ठहाके लगने लगे। दोस्तों, वहीं अमित शाह जी के भाषण के दौरान विपक्ष वॉकआउट कर गया, यानी कि सदन से बाहर निकल गए, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि डरो मत, भाग जाओ। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, आज SIR पर चुनाव आयोग की हो रही है बैठक। कुछ राज्यों में बढ़ सकती है समय सीमा। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग आज SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर अहम बैठक कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR का काम तय समय से पीछे है, जिसके चलते आयोग इन राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। जिन राज्यों में SIR की प्रगति धीमी बताई जा रही है उनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतित बनाने के लिए अतिरिक्त समय देना बहुत जरूरी है। यानी कि दोस्तों, देश भर में मतदाता सूची को सुधारने और व्यवस्थित तरीके करने के लिए SIR प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसका मकसद फर्जी वोटिंग रोकना, डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम साफ करना और पात्र नागरिकों यानी 18 वर्ष से अधिक आयु वाले को सूची में शामिल करना है। जी हाँ, ऐसे में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपने SIR के फॉर्म्स को फिलअप कर दिया है? दोस्तों, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं क्या है आपके जवाब। दोस्तों, इसी बीच लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।